नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि इमेज एनहेंसमेंट के बारे में। तो ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यानी रिमोट सेंसिंग के रिलेटेड एक टॉपिक है। तो जानेंगे कि ये होता क्या है और ये कैसे किया जाता है इमेज एनहेंसमेंट। मैं आपको प्रैक्टिकली तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ज़रूर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है जो पीडीएफ में दिखा रहा है, तो इसे लेकर थोड़ा डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। तो enhancement are used to make it easier for visual interpretation and understanding of imagery। देखिए, हम अक्सर अपना फ़ोटो तो एडिट करते ही होंगे ना, फेसबुक व्हाट्सएप पर डालने के लिए। तो जब हम उसे क्या करते हैं, कभी कभी ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं, कभी कभी ब्राइटनेस को घटा देते हैं, ताकि हमारा जो इमेज है वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, है ना। तो इमेज एनहांसमेंट उसी को कहा जाता है। ताकि यहाँ पर मैं क्या करते हूँ, हम लोग कभी कभी कलर को ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसे ही कुछ प्रोसेस होता है। तो उसे ही इमेज एनहांसमेंट कहा जाता है। यानी हम जब किसी डिजिटल इमेज को, हो सकता है वो कहीं रिमोट सेंसिंग मतलब सैटेलाइट इमेज हो सकता है, एरियल फोटो हो सकता है। तो हम जब उसका एनहांस करते हैं उस इमेज को, उसका पूरे डिटेल्स को समझने के लिए, तब उस प्रोसेस को बोला जाता है कि ये है इमेज एनहांसमेंट। ओके, अब बात आती है कि इमेज एनहांसमेंट का बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन जनरली जो यूज़ होता है वो है कि इमेज, तो the advantage of digital imagery is that it allows us to manipulate digital pixel values in an image. Although radiometric corrections for illumination, atmospheric influences, and sensor characteristics may be done prior to distribution of data to the user, the imagery may still not be optimized for visual interpretation. Remote sensing device, तो visual interpretation क्या है कि हम देख के बता देते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पर ये नदियाँ है, यहाँ पर ये एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पर ये कमर्शियल बिल्डिंग्स है, यहाँ पर ये रेसिडेंशियल एरिया है। तो ये हम देख के बता देते हैं, इसे बोलते हैं ना कि विजुअल इंटरप्रिटेशन। तो इसीलिए तो नाम दिया गया है विजुअल इंटरप्रिटेशन। तो अगर हम समझ ही नहीं सकते भाई, तो देख के क्या बताएंगे, है ना। तो उस समझने के लिए, यानी हमारा विजुअल इंटरप्रिटेशन करने के लिए इमेज को एनहांस किया जाता है। तो रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस devices, particularly those operated from satellite platforms, must be designed to cope with levels of target or background energy which are typical of all conditions likely to be encountered in routine use, with large variations in spectral response from a diverse range of targets. So no generic radiometric correction could optimally account for and display the optimum brightness range and contrast for all targets. Thus, for each application and each imagery, a custom adjustment of the range and distribution of brightness values is usually necessary. हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि हम फोटो लेने के टाइम हम किसी एक जगह पर टैप करते हैं ताकि पूरे के पूरे फोकस वहाँ पर रहे, हम यानी हम फोकस करते हैं। तो ऐसे सैटेलाइट के द्वारा जब किया जाता है तो कभी कभी ये इधर उधर हो जाता है, तो वो हमको और सारे प्रोग्राम्स लगा के, एल्गोरिदम लगा के, कंप्यूटर्स के द्वारा हमें उसे ठीक करना पड़ता है। तो उसी को कहा जाता है इमेज एनहांसमेंट। सो इन रॉ इमेजरी द यूजफुल डेटा ऑफन populates only a small portion of the available range of digital values, commonly 8 bits or 256 labels. So contrast enhancement involves changing the original values so that more of the available range is used, thereby increasing the contrast between targets and their backgrounds. इसका हम आगे जाके अच्छे से समझ सकते हैं। तो द की टू अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इमेज हिस्टोग्राम। तो अगर आपको इमेज एनहांसमेंट के बारे में समझना चाहिए, तो पहले आपको ये जानना चाहिए कि भाई इमेज हिस्टोग्राम का क्या होता है।
मतलब आपको इमेज हिस्टोग्राम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आई होप आप ये जानते होंगे कि हिस्टोग्राम क्या होता है। तो हिस्टोग्राम एक बार ग्राफ की तरह होता है, लेकिन इस बार ग्राफ में क्या होता है कि दोनों बार के बीच में एक गैप रहता है, लेकिन हिस्टोग्राम में ऐसा कोई भी गैप नहीं रहता है। तो हम जब इमेज का जो डीएन वैल्यूज होता है पिक्सेल्स, तो उस वैल्यू को हम हिस्टोग्राम में दिखाते हैं, तो उसे क्या जाता है इमेज हिस्टोग्राम। तो a histogram is a graphical representation of the brightness values that comprise an image. The brightness values are displayed along the x-axis of the graph, that means horizontal axis. The frequency of occurrence of each of these values in the image is shown on the y-axis, that means vertical axis. Okay, so horizontal axis is x-axis or the brightness values, showing brightness values, and vertical axis is y-axis, that is showing the frequency of values. So by manipulating the range of digital values in an image graphically represented by its histogram, we can apply various enhancements to the data. There are many different techniques and methods enhancing contrast and detail in an image. We will cover only a few common ones here. The simplest type of enhancement is linear contrast stretch. So linear contrast stretch, तो ये जो आगे जो फोटो दिख रहा है, तो ये इसे बोला जाता है लीनियर कंट्रास्ट स्ट्रेच। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, देखते हैं। तो this involves identifying lower and upper bounds from the histogram, usually the minimum and maximum brightness values in the image, and applying a transformation to stretch this range to fill the full range. In our example, the minimum value occupied by actual data in the histogram is 84 and the maximum value is 153. These 70 levels occupy less than one third of the full 256 levels available. A linear stretch uniformly expands this small range of to cover the full range of values from 0 to 255. This enhances the contrast in the image, with light toned areas appearing lighter and darker areas appearing darker, making visual interpretation much easier. This graphic illustrates the increase in contrast in an image and after a linear contrast stretch. So इस इमेज की बात कर रहा है कि भाई ये पहले था, ओरिजिनल था, और एनहेंसमेंट के बाद ऐसा हो गया। तो ये देखते हैं क्या बोला है, समझते हैं कि देखो भाई यहाँ पर जो वैल्यू है ना, ये 84 से लेकर 153 तक थे। यहाँ क्या एक इमेज था, उसका ब्राइटनेस वैल्यू मिनिमम था 84, मैक्सिमम था 153। तो कितना आता है इंटरवल, इसका आता है 70 वैल्यूज, 70 राइट, 70। तो 70 और 84 थे, तो 70 एंड 80, सो 70 80 20 100 154, तो हाँ, तो 84 से 153 154 आ रहा है। तो मिडिल का वैल्यू कितना आया, 70 आया। तो ठीक है, तो 70 लेवल्स ऑक्युपाइज दिस ऑक्युपाइज बट आवर रेंज, মানে কত দূর আমরা I mean how much, how far we can go, that is minimum is 0 and maximum is 255. We can go minimum 0 824 to 0 and 153 to 255. So this is saying that this the values 84 to 153 covers only one third of our range, one third of the full 256 levels available. So a linear contrast stretch, a linear contrast stretch क्या करता है कि ये जो वैल्यू है 70 को, 70 वैल्यूज आए, वी हैव 70 वैल्यूज राइट, 824 टू 153। तो इसे इक्वल इंटरवल में स्ट्रेच किया जाता है, इक्वल इंटरवल में स्ट्रेच किया जाता है, 0 से 255 तक। सो यह क्या करता है कि linear stretch uniformly expands this small range to cover a full range of values from 0 to 255. Suppose तो 70 right, 70 values we have, 84 to 153, 70 values we have. Now divide this 70 by 256. So 1
256. That means one level is occupying that point something, जितना होएगा तो कितना आ सकता है कि ये आ सकता है आपका 70 डिवाइडेड बाई 256, ये आ सकता है, लिख लेते हैं तो 256 डिवाइडेड बाई 70, राइट। सो 3.66 तो ये आपका सपोज ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, राइट, यहाँ से यहाँ तक आपका लेवल है, लेवल। तो इसको 256 मतलब 0 और 255, तो अगर इसे आप स्टेप के तरह समझते हैं कि ये एक सीरी है, 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 ऐसे समझते हैं, तो क्या होगा कि 3.66 वैल्यू आए थे। तो एक सीरी में, यानी इस एक सीरी में कितनी की वैल्यू रहेगी, कितने पिक्सल वैल्यू रहेंगे, देखिए 3.66 वैल्यू रहेंगे। तो इसे हम यूनिफॉर्मली, तो इस तरह से ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, मतलब ट्रिपल हो गया, तो बढ़ते 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 चला गया 256 तक चला गया, राइट। तो ऐसे यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दिया जाता है, स्ट्रेच कर दिया जाता है कि हम कोई बात नहीं, 84 हो तो क्या है, 153 मैक्सिमम हो तो क्या है, कोई बात नहीं, हम आप लोगों को बांट देकर मतलब इक्वली बांट देंगे। कैसे? स्प्रेड कर देंगे आप लोगों को इस रेंज के अंदर 0 to 255, इस रेंज के अंदर हम लोगों को हम स्ट्रेच कर देंगे। देखिए सपोज ये 70 जो वैल्यू है ना, ये खरा था, हाँ खरा था, तो इसे किया गया, इसे सुला दिया, सुला देने के बाद क्या हो गया, 0 से 255 तक चला गया, तो ऐसे स्ट्रेच हो गया डेटा। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर में किया तो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन हम अगर अभी सुला देने के बाद अभी अगर हम 255 में गया, लेवल पर या सीढ़ी पर या स्टेप पर गया, तो हम वो देख सकते हैं कि भाई वहाँ क्या है ना। तो ऐसे स्ट्रेच कर दीजिए, स्ट्रेच कर दिया गया, तो इसे बोलते हैं इमेज एनहेंसमेंट, इमेज एनहेंसमेंट। लेकिन ये यूनिफॉर्म हो रहा है ना, यूनिफॉर्म वैल्यू, मतलब मान लो 1 to 2, 0 to 1, तो यहाँ पर जितना वैल्यू है 1 to 2 उतना ही वैल्यू है, अगर 2 से 3 उतना ही वैल्यू का, मतलब उतना ही डिटेल्स, यानी जो भी बोल सकते हो आप, तो उतना ही वैल्यू रहेगा, राइट। तो यही बात है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं लीनियर कंट्रास्ट रेंज। And a uniform distribution of the input range of values across the full range may not always be an appropriate enhancement, right? But ये जो हमने अभी भी किया या बोला, तो ये हमेशा सही नहीं हो सकता, particularly if the input range is not uniformly distributed, particularly if the input range is not uniformly distributed. In this case, a histogram equalized stretch may be better. A histogram equalized stretch may be better. This stretch assigns more display values to the frequently occurring portions of the histogram. In this way, the detail in these areas will be better enhanced relative to those areas of the original histogram where values occur less frequently. तो हिस्टोग्राम इक्वल स्ट्रेच में भी बेटर, ये क्या कर रहे हैं कि भाई जैसे हिस्टोग्राम है, हमने बोला ना कि इमेज हिस्टोग्राम, तो जैसे हिस्टोग्राम है, मतलब जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वहाँ पर स्ट्रेच ज़्यादा किया जाए, ठीक है, उसका स्ट्रेच ज़्यादा किया जाए। जिसका फ्रीक्वेंसी कम है, हिस्टोग्राम वैल्यू कम है, उसका स्ट्रेच कम किया जाए, तो उसे बोलते हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइज स्ट्रेच में भी बेटर। एक्चुअली इट इज अनइक्वल स्ट्रेच बट equal in respect to the histogram values, right? So that's why we are calling this histogram equalized stretch. That's why we are calling this histogram equalized stretch. This stretch assigns more display values to the frequently occurring portions of the histogram. In this way, the detail in these areas will be better enhanced relative to those areas of the original histogram where values occur less frequently.
In other cases, it may be desirable to enhance the contrast in only a specific portion of the histogram. Suppose within a whole image, we just want to see the details of a particular point or particular in an image. Particular point means that may be a big area, almost big area, right? Particular point means it's not actually point. Suppose I hope you understand, right? So I hope you understand. You can see here the rectangles are there. So many rectangles. Suppose we are want to speculate or investigate only one rectangle. तो तब क्या करना होगा हमको कि भाई तब क्या करना है? In other case, it deserves to enhance the contrast of only specific portion of the histogram. For example, suppose we have an image of the mouth of a river. माउथ ऑफ द रिवर में क्या होता है कि पानी रहेगा, एम्बैंकमेंट रहेगा, सब कुछ रहेगा। नदी में जो जो चीज़ रहता है वो भी रहेगा, खड़े रहेंगे, समुंदर रहेंगे, सभी रहेंगे ना। तो एंड द वाटर पोर्शंस ऑफ द इमेज ऑक्यूपाई द डिजिटल वैल्यूज फ्रॉम 40 to 76, बट द वाटर पोर्शन ऑक्यूपाई 40 to 76, so we only want to investigate that portion, right? 40 to 76. If we wish to enhance the detail in the water, perhaps to see variations in sediment load, we could stretch only that small portion of the histogram represented by the water to the I mean the histogram values 40 to 60, the range and frequency. We want to enhance only that value. So respectively, so all pixels below of above these values would be assigned to 0 to 255 respectively, and the detail in these areas would be lost. However, the detail in the water would be greatly enhanced. So मैंने क्या किया कि उस 46 to 70 तक को वैल्यू को मैंने स्ट्रेच कर दिया, 0 to 40 to 76 में जो जो डिटेल्स था उसे हम स्ट्रेच कर दिया, सुला दिया, जीरो से एकदम टान मार के उसे सुला दिया, यानी स्ट्रेच कर दिया 0 से 255 तक। तो इसमें क्या होगा, उसका जो असली था, जो ओरिजिनलिटी था, है ना, वो तो गया, वो प्रॉपर्टी चला गया, लेकिन क्या हुआ कि उसके अंदर में जो जो चीज़ था वो सब तो दिखने लगा, है ना। अगर हम किसी एक स्ट्रक्चर, सपोज इस मोबाइल फ़ोन को ही हम तोड़ देते, तो क्या वो मोबाइल फ़ोन रहेगा? क्या नहीं रहेगा। बट उसके अंदर जो क्या क्या थे, तो हम इसे तोड़ देते तो वो बाहर आ जाएगा ना, तो वो हम देख पाएंगे। तो ऐसे ही सपोज वाटर के अंदर क्या क्या है, सेडिमेंट लोड कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है, ये सब अगर हम जानना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो हम ऐसे करके कर सकते हैं। तो इसे भी कहा जाता है क्या, ए हिस्टोग्राम इक्वलाइज स्ट्रेच ही कहे जाएंगे, राइट। सो दिस इज द वन मेथड, दैट इज स्ट्रेचिंग। फर्स्ट वन linear stretch, second one histogram equalized stretch. even next is spatial filtering। तो ये स्पेशल फिल्टरिंग क्या होता है कि encompasses another set of digital processing functions which are used to enhance the appearance of an image, right? Appearance of an image. Same special filters are designed to highlight or suppress specific features in an image based on their spatial frequency. Based on their spatial frequency. Spatial frequency is related to the concept of image texture, which would so it refers to the frequency of the variations in tone that appears in an image. Rough textured areas on an image, where the changes in tone are abrupt over a small area, have high spatial frequencies, while smooth areas with little variation in tone over several pixels have low spatial frequencies. A common filtering procedure involves moving a window of a few pixels in dimension over each pixel in an image, applying a mathematical calculation using the pixel values under that window, and replacing the central pixel with the new value. The window is moved along in both the raw and color directions at a time, and the calculation is repeated until the entire image has been filtered and new image has been generated. By varying the calculation performed and the weightings of the individual pixels in the filter window, filters can be designed to enhance or suppress different types of features. So ये फिल्टरिंग होता है। फिल्टरिंग क्या होता है कि भाई मैंने जैसे कि छकनी होता है ना,
तो छंकनी क्या करते हैं कि हमको जो चाहिए और जो नहीं चाहिए वो दोनों को अलग कर देते हैं, यही तो करते हैं ना छकनी। हाँ, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में मेरे को पता नहीं। तो चटनी क्या होता है कि भाई चाय तो बनाते ही होंगे ना घर में, तो चाय बनाने के बाद क्या करते हैं आप उससे तो, हाँ, फिल्टर करते हैं ना किसी से सर। हम्म, जैसे कि चाय पत्ती अलग हो जाए और जो आपका जो पीना के लायक है वो अलग हो जाए, आगे तक गिलास में आपका गिरे और जो चाय पत्ती है वो उसे फेंक सको, तो उसे फिल्टरिंग है ना, वही छकनी बोलते हैं। तो हाँ, तो ऐसे फिल्टरिंग में भी ऐसी होती है। फिल्टरिंग में मैंने एक फ़िल्टर लगा दिया, तो ये फ़िल्टर कैसे लगाता है ये पूरा टेक्निकल बैकग्राउंड में है, जो सैटेलाइट वगैरह बनाता है जो चलाता है वो लोग पता है, मेरे को नहीं पता। सिंपल सी बात है। तो ये किया करता है, तो वो एक फ़िल्टर लेते हैं और उस लेकर पूरा इमेज के अंदर, मतलब पूरा इमेज पर एक एक पिक्सल के ऊपर घुमाते रहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर उसको उस फ़िल्टरिंग के हिसाब में जो चाहिए वो अगर है तो उसको मार्क कर लेते हैं, ऐसे करके एक नया इमेज बनाते हैं। तो इसे इसमें क्या होता है कि हमको जो जो चीज़ चाहिए होता है ना, वो चीज़ हम अच्छे से देख पाते हैं, वो वहाँ से उठा के ले आते हैं, फ़िल्टरिंग करके उठा के ले आते हैं, राइट। तो हमें जो जो चीज़ चाहिए वो हम अच्छे से देख पाते हैं। तो इसका भी दोनों तरीका होता है, एक है लो पास फिल्टरिंग। तो ये क्या करता है कि emphasize larger homogeneous areas of similar tone and reduce the smaller detail in an image and reduce the smaller detail in an image। जो smaller details है उसको वो छोड़ देते हैं, और जो बड़े homogeneous होते हैं तो उसको वो दिखाते हैं अच्छे से। सपोज मैंने एक इमेज के अंदर एग्रीकल्चर लैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो अच्छे से दिखा देगा कि यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, और जितने भी छोटे छोटे हैं उसको छोड़ देंगे, राइट। तो ऐसे ही कोई भी उदाहरण ले सकते हो आप। सो द लो पास फिल्टर जनरली सर्व टू स्मूथ द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज, स्मूथ द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज, कि भाई दोनों एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर से एक रास्ता गया था, नैरो नैरो रोड गया था, तो उसे वो इग्नोर करता है, पूरा एग्रीकल्चर फील्ड दिखा देते हैं। इसमें मिस इंटरप्रेट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, यानी एक इंटरप्रेटर एक्सपीरियंस्ड हो, तो उसे इजीली पता चल सकता है, राइट। तो Dutch average and median filters often used for radar imagery are examples of low pass filters. सो हाई पास फिल्टर्स क्या करते हैं, पूरा के पूरा ऑपोजिट करता है। ये क्या करता है कि छोटी छोटी डिटेल्स को आपको आंखों का मतलब दिखने के लायक बना देते हैं। जैसे कि एक रिवर बैंक को देखना चाहता है, तो उसका स्टीप जो स्लोप है उसे देखना चाहता है, तो कैसे वो तो मतलब, तो उसको तो मतलब बहुत ही रिजोल्यूशन चाहिए ना, जूम करके जिसे बोलते हैं, अगर हम क्या सिंपल सी कैमरा की बात करें तो ऐसे वो छोटी छोटी चीज़ को उठा के ले आता है, इसे बोलते हैं हाई पास फिल्टरिंग, दैट sharpen the appearance of fine detail in an image. One implementation of a high pass filter first applies a low pass filter to an image and then subtracts the result from the original, leaving behind only the high spatial frequency information। ओके, तो हाई हाई ये जो हाई पास फिल्टरिंग करने के लिए हमको पहले लो पास फिल्टरिंग करना चाहिए, उसके बाद वो और भी कर देगा। ठीक है, तो सपोज हो सकता है कि जो रोड गया था, मैंने पहले बोला कि दोनों एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर मिडिल से नैरो रोड गया था, तो उसे हम दिख नहीं पाते, लेकिन अगर हम हाई पास फिल्टरिंग कराएंगे तब वो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से रोड मतलब कुछ अलग से चीज़ है, यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड नहीं है, ऐसे पता चल सकता है, राइट। तो उसे हाई पास फिल्टरिंग मतलब बोलते हैं। तो उसके बाद डायरेक्शनल और एज डिटेक्शन फिल्टर्स आर डिजाइन टू हाईलाइट लीनियर फीचर्स सच एज रोड्स और फील्ड बाउंड्रीज। These filters can also be designed to enhance features which are oriented in specific directions. These filters are useful in applications such as geology for the direction of linear geologic structure। और कहते हैं डायरेक्शन फिल्टर्स और एज डिटेक्शन फिल्टर्स, डायरेक्शनल और एज डिटेक्शन फिल्टर। तो जैसे कि बोला कि एक एम्बैंकमेंट है, तो उसका हम स्टीप स्लोप मतलब स्लोप को जज करना चाहते हैं, किसी एग्रीकल्चर फील्ड और रोड के अंदर बीच में जो जो गैप है उसे उसे हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसके उसके हिसाब पर मतलब उस काम में हमको डायरेक्शनल और एज डिटेक्शन फिल्टर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो यही है इसका बेसिक। थैंक यू।